ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताया शॉर्ट सर रिपीट करवा देता हूँ। बताओ, स्टैटिक्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, रेस्ट काइनेटिक्स स्टडी Study ऑफ of object at motion. Objects at motion, in which we With don't know In the which cause is unknown. cause with unknown. causes are unknown. unknown. Dynamics is the study of moving objects and cause of motion is known. known to us. Known to us. थैंक यू वेरी मच जिसने बेटा रिकॉर्डिंग ऑन करवाई, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काम आएंगी। आज से 15 दिन बाद, महीना भर बाद, 2 महीने बाद जब आपको रिवाइज करना होगा तो यही रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जिसको भी दिखा कर बता दिया करो। थैंक सर यू। एक चीज पूछनी थी सर, एक चीज और सर, जैसे कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स में बता देते हैं कि सर ब्रेक अप्लाई हुआ है, तो सर वो काइनेमेटिक्स का किसी में बता देते हैं ना, ब्रेक से अप्लाई। आपको बताऊं, जो ये आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर 11th में है ना, इसमें मिक्स से न्यूमेरिकल है। कई न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स के साथ डायनामिक्स के भी हैं। मतलब ये सुपर काइनेमेटिक्स नहीं है आपकी, मिक्सचर है। इट इज द मिक्सचर। ठीक है, वो तो मैंने ब्रांच का नेम बता दिया, ब्रांच का नेम ये है। अब इसके बाद आता है बेटा रेस्ट और मोशन। अब अगले 10 मिनट्स आपको पूरा कंसंट्रेट करना है, रेस्ट एंड मोशन। मैं पहले देखो बेटा, जिस बच्चे ने बहुत पहले मैंने YouTube पे वीडियोस डाली थी वो मैंने अब डिलीट कर दी है, वहां से रिमूव कर दी है। जिस बच्चे ने उसे देखा था वो तो चुप रहना। मैं अभी 1-2 बातें पूछूंगा, धीरे धीरे आपको डेवलप करूंगा कि भाई क्या चीज रेस्ट पर है, क्या मोशन में है। लगने दो 10-15 मिनट, हम पढ़ाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टेल मी वन थिंग, दिस बोर्ड इज एट रेस्ट और इन मोशन? जो आपको लगता है बता दो। Motion. सर मोशन क्यों कहा आपने बेटा मोशन? क्या कि सर अर्थ रिवॉल्व around the sun. सही है। तो इसका मतलब तो यूनिवर्स में कोई भी चीज रेस्ट बोलनी नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं न्यूमेरिकल में अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट, तो दैट मींस वी आर सेइंग समथिंग रॉन्ग। जब आप न्यूमेरिकल करते हो, अब शांति से सुनना, जब आप न्यूमेरिकल करते हो और आप कहते हो कि अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट, आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या हम उस समय गलत कह रहे होते हैं? क्योंकि जिस समय कार रेस्ट पर है उस समय भी कार अर्थ पर है, और अर्थ इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि आप सही हो तो इस हिसाब से दुनिया में कोई भी न्यूमेरिकल रेस्ट का होना ही नहीं चाहिए। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से डिफर करता है। ओरिजिन लेते हैं हम सर, ओरिजिन फिक्स कर लेते हैं सर। हाँ, अब मैं वही चीज क्लियर करूंगा। मेरे बेटा वेलोसिटी ठीक से देखनी शुरू कर दी। अब आप गौर से सुनना सारे बच्चे, माइक ऑफ कर दो। मेरे बेटा ये बड़ी समस्या थी, बात कर रहा हूं मैं 18th सेंचुरी की। पुराने साइंटिस्ट बड़े, ये तब की बात कर रहा हूं जब बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था। क्या चीज रुकी मानी जाए, क्या चीज चलती मानी जाए, साइंटिस्ट खुद कंफ्यूज थे। उस समय कई साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप किया जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारी आज की डेफिनेशन क्या है, गौर से सुनिए। इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज इन मोशन। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में, अब मैं बोलूंगा। If position of any object is changing with time, it is in motion. And if position of any object is not changing with time, तो it is at rest. अब समस्या आई लोगों को कि हम पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करें। पोजीशन को बताने के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा किसी ना किसी चीज का। जैसे मैं पूछता हूं कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे सर इस वाली वॉल से 5 मीटर, रेफरेंस लेना पड़ गया। कोई बच्चा कहेगा इधर वाली वॉल से 3 मीटर, कोई कहेगा रूफ से 2 मीटर नीचे, कोई कहेगा बोर्ड से 1 मीटर आगे। आपको रेफरेंस पॉइंट देना पड़ रहा है। मैं कहता हूं किसी चीज का सहारा मत लो, ना इस वॉल का, ना इस वॉल का, ना बोर्ड का, ना फ्रंट का। आप कहोगे योर पोजीशन इज ऑन अर्थ। अरे मेरे बेटा, अर्थ का सहारा ले लिया, आप बार बार रेफरेंस ले रहे हो। आपको मेरी पोजीशन बतानी है तो किसी ना किसी का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। बिना रेफरेंस दिए आप किसी की पोजीशन नहीं बता सकते। यहीं से जन्म हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि यदि किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तो वो मोशन में है।
बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो रेस्ट पर है। अब पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो हम किसी को रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे सड़क पर एक ट्री है, आप रेफरेंस किसी का भी ले सकते हो, आप रेफरेंस किसी का भी ले सकते हो। कोई कार ट्री से 1 मीटर अवे है, आपने रेफरेंस ट्री का ले लिया, तो आप कहोगे, मैं पूछूंगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार, तो आप कहेंगे इट इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द ट्री। थोड़ी देर बाद कार यहां पहुंच गई, मेरे से कोई पूछता है कि बेटा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार, तो मैं कहूंगा इट इज एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द ट्री। इसका मतलब कार पहले ट्री से 1 मीटर अवे थी, अब बाद में कार ट्री से 2 मीटर अवे है, तो पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग, पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री। विद रेस्पेक्ट टू ट्री का मतलब है कि डिस्टेंसेस ट्री से मेजर हो रही है, तो आप कहोगे पोजीशन ऑफ द बॉड कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री, तो कार इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री। मेरे बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत डिटेल में समझना। आज से लगभग 4 दिन बाद रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैड़े कैड़े वाले, जो कंपटीशन में भी आते हैं और 11th 12th में भी आते हैं। 12th में तो नहीं, 11th में। तब इसका यूज बड़ा जबरदस्त होगा। आज तो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर की बिगनिंग है, तब इसका भयंकर यूज होगा। आज तो इंट्रोडक्टरी लेवल पर बता रहा हूं। तो आप कहोगे कि पोजीशन ऑफ कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री, तो पूरा सेंटेंस होगा कार इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ट्री। अच्छा, ये जो ट्री है ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाद में मैं आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्रेम भी बताऊंगा। अभी ये 1 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है मोशन इन 1 डायमेंशन है, तो हम 1 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। बाद में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्रेम भी आएंगे। अब दूसरा सुनो, आपको किसी ना किसी से दूरी बतानी पड़ेगी। अब एक बात सुनो, एक सड़क पर, एक इमेजिनेशन करो, एक रोड है, रोड पर एक कार है, रोड पर एक कार है, एक आदमी कार के अंदर बैठा है ए, एक आदमी कार के बाहर बैठा है बी, और एक बैग कार के अंदर रखा है सी। ध्यान से विजुलाइज करिएगा, तो इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं। देयर इज अ रोड, रोड पर है कार, 2 आदमी हैं ए और बी, ए के आगे बैग रखा हुआ है। अब क्या हुआ, अचानक कार चल पड़ी, कार यहां पहुंच गई, कार के अंदर अभी भी ए और सी, यानी कि बैग है सी और पर्सन है ए, दोनों बैठे हुए हैं उसी जगह पर। मैं तुमसे पूछता हूं कि दिस बैग इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, तो मेरे बेटा यदि इसकी पोजीशन बदल गई तो ये मोशन में है, और यदि पोजीशन नहीं बदली तो रेस्ट पर है। अब जरा गौर से सुनिए, ये रेस्ट पर भी है और ये मोशन में भी है। बैग इज एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। कैसे? यदि आप बी के रेफरेंस को देखें, आप बी से इसकी डिस्टेंस नापे, बी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दें, तो बैग पहले बी से 1 मीटर आगे था, बैग पहले बी से 1 मीटर आगे था। अब क्या हुआ, बैग अब बी से मान लो 10 मीटर आगे है। तो इसका मतलब यदि आपसे पूछे बैग की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, तो इनिशियली बैग वाज 1 मीटर अवे फ्रॉम बी, फाइनली बैग इज 10 मीटर अवे फ्रॉम बी। क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में बैग की पोजीशन बदल गई, तो बैग इज मूविंग, बैग इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू बी। तो आप ये नहीं कहोगे बैग इज इन मोशन, आप कहोगे बैग इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू बी। बी विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है सारी डिस्टेंस बी से नाप रहा हूं। विद रेस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम बी। बी को यदि ओरिजिन माना जाए x = 0,
तो जो b से 1 मीटर अवे है वो x इज इक्वल टू 1, जो b से 2 मीटर अवे है x इज इक्वल टू 2, जो b से 10 मीटर अवे है वो x इज इक्वल टू 10। तो पहले मेरे बेटा बैग c पर्सन b से 1 मीटर अवे था, तो बैग का कोऑर्डिनेट था x इज इक्वल टू 1। अब वही बैग पर्सन b से 10 मीटर अवे है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 10। तो हम बोलेंगे बैग इज डिस्प्लेस्ड, बैग इज मूविंग। कई बच्चे कहेंगे इतना ये दो बार क्यों बता रहे हैं? बेटा पक्का करना है, बाद में तो चैप्टर की स्पीड बढ़ ही जाएगी। पहला काम है इसे पक्का स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना। तो क्या बोलेंगे, आखिरी बार बोल के खत्म करता हूं। पोजीशन ऑफ द बैग वाज इनिशियली x इज इक्वल टू 1, फाइनल पोजीशन ऑफ बैग इज x इज इक्वल टू 10। तो बैग पोजीशन ऑफ द बैग इज चेंजिंग, सो बैग इज मूविंग। अच्छा, बैग डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। बैग x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 10 पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 9 मीटर, क्योंकि 1 से 10 पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 9 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू b। अब आ जाओ विद रेस्पेक्ट टू a। मुझे बताइए, बैग b को भूल जाओ, बैग a से 1 मीटर आगे था। अब देखा जाए तो बैग a से अब भी 1 मीटर आगे है, क्योंकि ना तो कार के अंदर a ने अपनी पोजीशन बदली, ना कार के अंदर बैग ने अपनी पोजीशन बदली। कार यदि बैग a से 1 मीटर आगे था, बैग पहले a से 1 मीटर आगे था, बैग a से अब भी 1 मीटर आगे है, तो यदि मैं कहूंगा पोजीशन ऑफ द बैग इज, तो आप कहोगे इनिशियली पोजीशन ऑफ द बैग वाज 1 मीटर बिफोर a, फाइनल पोजीशन ऑफ द बैग इज 1 मीटर बिफोर a। यानी a के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदली ही नहीं। a से पहले भी 1 मीटर आगे था, a से बाद में भी 1 मीटर आगे है। अब यदि a से पहले भी 1 मीटर आगे था, a से बाद में भी 1 मीटर आगे है, तो पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और जब पोजीशन ना चेंज हो तो उसे ही रेस्ट कहते हैं। तो आप बोलोगे बैग इज एट रेस्ट। यहां क्या लिखा था? बैग इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू b। विद रेस्पेक्ट टू b का मतलब सारी डिस्टेंस b से नापी जाए तब। यहां कहोगे बैग इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू a, यानी सारी डिस्टेंस a से नापी जाए तो बैग की पोजीशन नहीं चेंज हो रही। यहां पर पहले बैग x इज इक्वल टू 1 पर था, अब बैग x इज इक्वल टू 10 पर है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैग इज 9 मीटर विद रेस्पेक्ट टू b, यानी कि b से डिस्टेंस नापी जाए तो डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर। बाद में आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैग इज 0 विद रेस्पेक्ट टू a। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? जो a से, अब b को भूल गए, a से 1 मीटर आगे x इज इक्वल टू 1, a से 2 मीटर आगे x इज इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ बैग पहले a से 1 मीटर आगे था, यानी x इज इक्वल टू 1 पर था। बैग अब भी a से 1 मीटर आगे है, तो x इज इक्वल टू 1 पर ही है। यदि मेरे लाल बैग पहले भी x इज इक्वल टू 1 पे था, अब भी x इज इक्वल टू 1 पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैग इज 0 with respect to a। अब एक बात और सुनो, वेलोसिटी भी क्या होती है? तुम जानते हो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक ही चीज की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, एक ही चीज की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। मान लीजिए बेटा, बैग को यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगे, कार को यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगे, तो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट था 9, टाइम था 2 सेकंड। पहले केस में डिस्प्लेसमेंट इज 9 मीटर, टाइम इज 2 सेकंड, तो वेलोसिटी इज 9/2 यानी 4.5। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बैग इज 4.5 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू b। हर बार लिखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू b। अब यहां बताओ
वेलोसिटी ऑफ बैग इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, और जब डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू बी, ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। जिसने ये समझ लिया तो अब एक 5 मिनट का क्विक रिकैप लेंगे। एक ही चीज की अलग अलग वेलोसिटी आएंगी, किसी के लिए कुछ वेलोसिटी होगी, किसी के लिए कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसी का कंसेप्ट बता करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थ्योरी खत्म करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। मेरे बेटा जितने मैं रब कर रहा हूं एक बार फिर बता दूं कि जब भी आपको किसी बॉडी में पूछा जाए रेस्ट है या मोशन, तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। पोजीशन बताने के लिए आपको किसी ना किसी पॉइंट का, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जिसका सहारा लोगे वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। Frame of reference. अभी हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मेरे बेटा आज मैं दोबारा से कोई नई वीडियो नहीं भेज रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, स्कूल नहीं खुल रहे, मेरे साथ मेहनत करो। रोज 1 घंटे लाइव क्लास पढ़ो और आधा घंटे की एक वीडियो में आपको एक्स्ट्रा भेजता रहो, तो हमारी स्पीड डबल हो जाएगी, थ्योरी दुगनी हो जाएगी। लेकिन करना तो आपको है। मैं भेजता रहूं और आप ना करें ना पूछें तो बेटा क्या होगा, आपका सारा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। स्कूल से आगे रहना है आपको हमेशा। इससे हम बहुत सारा समय बचा करके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे। लाइट चली गई, थोड़ी वीडियो क्वालिटी डाउन आएगी, तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने परसों क्या कहा था, हमें सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं है, हमें न्यूमेरिकल ज्यादा करने की टेंशन है। सारी दुनिया यदि 100 न्यूमेरिकल करे और आप 300 करो तभी आपका फायदा है मेरे पास पढ़ने का। तो आज कल वाली ही चारों वीडियो दोबारा से भेजूंगा। जिसने पढ़ रखी है वो मत देखना। रिलेटिव वेलोसिटी वहां से हटा दी, रिलेटिव वेलोसिटी दोबारा कराऊंगा बैच में। वो चारों आप देख करके तब आना प्लीज भैया, हाथ जुड़वा लो, कर लो, टॉप कर लो। अब सुनो एक आखिरी एग्जाम्पल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इस बार मैं पूछूंगा आप लोगों से, यहां पर एक ट्री है, एक पर्सन है ए, कोई भी बोलेगा नहीं अब इस बीच में जब तक मैं ना पूछूं। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। एक यहां पर कार है जो पहले इस जगह पर थी, कार पहले यहां थी, थोड़ी देर बाद कार यहां पहुंच गई, वही कार यहां पहुंच गई। मेरे से पूछा जा रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जितना डिस्टेंस यहां चला उतना ही यहां चला, उतना ही यहां चला। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तीनों में वेलोसिटी अलग अलग आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसने आज के बाद भी नहीं समझा, मैं मान ही नहीं सकता। ये कार पहले यहां थी, अब यहां चली गई। मैंने कहा कि कार की वेलोसिटी बताओ, तो आपको चाहिएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तभी बता सकते हो जब उसकी पोजीशन पता हो, जब आपको उसकी पोजीशन पता हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं इसी चीज को समझाने के लिए बैठा हुआ हूं। चलिए और थोड़े स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं। ट्री यहां था, हम मान लेते हैं सारी डिस्टेंस ट्री से नापेंगे। ट्री से 1 मीटर अवे को कहेंगे x = 1, ट्री से 2 मीटर अवे को कहेंगे x = 2, ट्री से 10 मीटर अवे को कहेंगे x = 10। मान लो कार ट्री से 10 मीटर अवे थी, तो कार शुरू में x = 10 मीटर पर थी। बाद में कार ट्री से 20 मीटर दूर चली गई, तो कार का कोऑर्डिनेट हो गया x = 20 मीटर पोजीशन। तो इनिशियली व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द कार, तो जवाब है x = 10 मीटर। मतलब क्या हुआ कि ट्री से 10 मीटर दूर, बाद में कार चली गई ट्री से 20 मीटर दूर। मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट,
10 meter. अब है 10 meter. 10 meters. meter with respect to tree. 10 जवाब है नो. 10 meters. डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर विद रेस्पेक्ट टू ट्री. जब तक ये नहीं लिखेंगे तो अधूरा है. अब सुनो, पहले आदमी यहां था, कार यहां थी. कार आदमी से 10 मीटर दूर थी. जो ए से 2 मीटर दूर है वो x इक्वल टू 2. अब इसको तो भूल जाओ. जो ए से 2 मीटर दूर है x इक्वल टू 2. जो ए से 4 मीटर दूर है वो x इक्वल टू 4. और जो ए से 10 मीटर दूर है वो x इक्वल टू 10. तो शुरू में कार आदमी से 10 मीटर दूर थी, यानी पहला कोऑर्डिनेट था 10 मीटर. अब हुआ क्या, कार यहां चली गई और ए भी यहां आ गया. मैंने इनकी आपस में डिस्टेंस नापी, वो तो फिर 10 मीटर आ रही है. पहले कार आदमी से 10 मीटर दूर थी, कार भी आगे गई, आदमी भी आगे आ गया. तो पहले भी कार आदमी से 10 मीटर दूर थी तो x इक्वल टू 10. अब भी कार आदमी से 10 मीटर दूर है तो x इक्वल टू 10. तो मेरे से कोई पूछे कि कार पहले कहां थी, तो जवाब है a से 10 मीटर अवे. कार बाद में कहां है, a से 10 मीटर अवे. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 with respect to A. Zero with respect to tree. 0. तो हमें समझ में आने लगा होगा कि विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब है. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 विद रेस्पेक्ट टू ए. अब सुनो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं. मेरे बेटा बी पर्सन है, पर्सन बी से कार 10 मीटर अवे थी. पर्सन बी से कार 10 मीटर अवे थी, यानी कि ये था x इक्वल टू 10. अब हुआ क्या, कार यहां गई, आदमी यहां भाग गया, बी यहां आ गया. अब कार बी से 30 मीटर दूर हो गई. पहले 10 मीटर की दूरी थी आपस में. अब कार उधर गई, पर्सन इधर आ गया. दोनों में 30 मीटर की डिस्टेंस. 20 meter with respect to B person. 30 मीटर हो गई. बस अब तो बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया. 20 meter with 20 meter respect with to respect to B. विद रेस्पेक्ट टू बी. B. अब वेलोसिटी, मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट सबके अलग अलग है. डिस्प्लेसमेंट इज 10 विद रेस्पेक्ट टू ट्री. डिस्प्लेसमेंट इज 0 विद रेस्पेक्ट टू ए. डिस्प्लेसमेंट इज 20 विद रेस्पेक्ट टू बी. अब टाइम, मान लो बेटा कार के पास चलने के लिए 2 सेकंड का समय था. कार यहां से यहां 2 सेकंड में गई थी. तो डिस्प्लेसमेंट है 10, टाइम है 2. 5 meter per second. 5 meter per second. 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन With respect to tree. With respect. यहाँ पर टाइम तो 2 ही सेकंड है. 0 meter per second. तो वेलोसिटी कहलाएगी 0 मीटर पर With सेकंड respect to A. विद रेस्पेक्ट टू ए. बस मजा आ गया. पता है टीचर इतना खुश हो जाता है यदि अपने दिमाग की बात सारी बच्चों के दिमाग में पहुंचा दे. फिजिक्स से डर भाग जाएगा यदि आप कंसेप्ट सीखोगे. नहीं तो रटते रहना रिलेटिव वेलोसिटी. सर ये आ गया एग्जाम में. भैया बहुत आसान है, फिजिक्स मजे लेने का सब्जेक्ट है. अब इस तीसरे वाले को आप बताओ, मैं नहीं बता रहा. डिस्प्लेसमेंट 10 meter per second with respect to B. 10 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू बी. इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. देख कार वही है, खिसकी भी उतनी, लेकिन उसकी वेलोसिटी अलग अलग आ रही है. कोई पूछे ये किसकी वेलोसिटी थी, कार की. ये किसकी वेलोसिटी थी, ये भी उसी कार की. और ये वेलोसिटी भी उसी कार की. लेकिन हर विद रेस्पेक्ट टू बदलते के साथ ही आंसर बदलते चले गए. तो इसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार. पूरा नाम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्री इज 5. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ए इज 0. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकेंड. विद रेस्पेक्ट टू के बाद वो लिखा जाता है जहां से डिस्टेंसेस नापी गई है. विद रेस्पेक्ट टू ट्री का मतलब सारी डिस्टेंस ट्री से नापी गई है. विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब सारी डिस्टेंस ए से नापी गई है. और विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब सारी डिस्टेंसेस बी से नापी गई है. ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंट्रोडक्शन. अभी
2 दिन सिर्फ मैं 1 डायमेंशन, 2-3 दिन सिर्फ 1 डायमेंशन से रिलेटेड बात करूंगा मैं। 2 और 3 पे बहुत कुछ है बताने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था 100-150 से ज्यादा तो वीडियो बने पड़े हैं मेरे पे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक होगा वो बैच में, जो आसान टॉपिक होगा इजीली समझने वाला और बहुत बढ़िया वीडियो बना रखी है वो वीडियो के थ्रू। एक दिन भी तुमने वीडियो मेरे बताए हिसाब से नहीं देखी तो तुम्हारा चैप्टर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम तो ये मान करके चलो कि बैच 1.5 घंटे का है, 1 घंटे तो ये मास्टर सामने खड़े होकर पढ़ाएगा और आधा घंटे मोबाइल में बैठ के पढ़ाएगा। ये करना ही पड़ेगा बेटा। जिस दिन तुम पे समय ना हो पहले ही बता दो कि सर आज वीडियो मत भेजना, लाइव के समय बता दो, मैं भेजूंगा नहीं। अब मेरे बेटा ये आ गए रेस्ट और मोशन, आपको समझ में आ गए। अब बेटा रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन, 3 तरह के मोशन के बारे में बताऊंगा। आप जगह जगह पर सुनोगे रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। इतने में रब कर रहा हूं, जरा नाम दोबारा से सुन लो। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा Rotatory motion. इन तीनों के बारे में बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे बेटा सबसे पहले हमारा मोशन शुरू होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन पॉइंट मासेस के केस में होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। रेक्टिलिनियर मोशन सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का होता है। दूसरा होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का नहीं, बिग ऑब्जेक्ट्स का। दिस इज अ बिग ऑब्जेक्ट, it is made up of large number of points. Translatory motion is that in which a big object moves in such way that every point on the big object is moving in straight line parallel to each other. ये पॉइंट यहां जा रहा है, ये पॉइंट यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सारे एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। It is translatory motion. Rectilinear motion एक अकेला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट मासेज होंगे, लेकिन सारे पॉइंट मास एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। जैसे ये पेन है, पेन इज नॉट अ पॉइंट मास। पेन ऐसे जा रहा है, इसका हेड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका बॉटम भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एक ही स्पीड से। लेकिन पेन सर, सर जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा या सिर्फ पैरेलल होगा? मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रांसलेटरी मोशन में भी स्ट्रेट। एक तरह से ये कह सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ये पॉइंट का रेक्टिलिनियर मोशन, इस पॉइंट का रेक्टिलिनियर मोशन, इस पॉइंट का रेक्टिलिनियर मोशन, और सबको मिला दिया जाए तो ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में भी बिग ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ये इस तरह से मूव करे कि सारे पॉइंट सर्कुलर ट्रैक में मूव करे एक दूसरे के पैरेलल। जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे घूम रहा है, ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है, सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये पॉइंट यहां घूम रहा है, ये पॉइंट यहां घूम रहा है। जैसे ये पेन है, पेन में कोई एक पॉइंट नहीं, इसमें तो हजारों पॉइंट है, लाखों पॉइंट है। ये इस तरह से घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। समझ में आ गया होगा यार। ये तो वही है ना कि मैं कोई चीज छोड़ता नहीं इसलिए बता रहा हूँ, जब स्कूल में जाओगे तो वो कहेंगे पढ़ लेना, ये तो डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन। लेकिन यहां एक क्वेश्चन आता है
पॉइंट मास का मतलब क्या है? कई बच्चे कहेंगे एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट मास। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं खुद, मेरा चेहरा एक पॉइंट मास हो सकता है? क्या मेरा फेस एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं? तो जो कम नॉलेज वाले बालक हैं वो कहेंगे नहीं जी, इसमें तो आंखें भी है, नाक भी है, दांत भी है, कान भी है, बहुत सारे पॉइंट है, इट इज नॉट अ पॉइंट मास। चल, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे पॉइंट मास क्या है। मेरे बेटा, कोई चीज पॉइंट मास है या नहीं, इसका पता चलता है रिलेटिवली, जब हम चीजों से तुलना करते हैं। मैं आपसे पूछूं, ये एक फोटो फ्रेम है, ये भी एक फोटो फ्रेम है, और ये भी एक फोटो फ्रेम है। आज के बाद पॉइंट मास में कभी कंफ्यूजन नहीं होने का। पॉइंट मास, अर्थ भी पॉइंट मास हो सकती है। ये भी फोटो फ्रेम, ये भी फोटो फ्रेम, ये भी फोटो फ्रेम। इस फोटो फ्रेम में माउंट एवरेस्ट बना हुआ है, इस फोटो फ्रेम में एटम बना हुआ है, दिस इज एटम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और इस फोटो फ्रेम में एक चेयर रखी हुई है। 3 फोटो फ्रेम है, एक में माउंट एवरेस्ट बना है, एक में चेयर और एक में एटम। मैंने आपसे कहा कि तीनों फ्रेम में आप मेरा चेहरा बनाइए, अच्छा बने या बेकार उससे मतलब नहीं, मेरा चेहरा रिलेटिवली यानी साइज के हिसाब से प्रोपोर्शन में होना चाहिए, साइज के हिसाब से प्रोपोर्शन में होना चाहिए। शेप सही आए या बेकार उससे मतलब नहीं, साइंटिफिकली वो करेक्ट होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा सर ये रहा आपका चेहरा, कौन सी बड़ी बात है? अबे एक बात बता, साइंस के हिसाब से तो तुमने धज्जियां उड़ा दी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। मैं ज्यादा नहीं, सीधे सीधे 8 किलोमीटर ले लेता हूं। 8 किलोमीटर, यदि माउंट एवरेस्ट है 8 किलोमीटर, वैसे 8.848 है किलोमीटर, लेकिन हम कौन सा सही सही कर रहे हैं रफली। ये मान लो 8 किलोमीटर है तो इसका आधा 4 किलोमीटर है, यानी आपने मेरा चेहरा 4 किलोमीटर बड़ा बना दिया, 4 किलोमीटर। तो बच्चा कहेगा कोई बात नहीं सर, ये लो अब खुश हो जाओ। मेरे बेटा, यदि ये 4 किलोमीटर है तो इसका आधा 2 किलोमीटर है। अब आपने मेरा चेहरा 2 किलोमीटर बड़ा बना दिया। बच्चे ने कहा हाँ सर लग तो रहा है, चलो अब बना दिया। मेरे बेटा, यदि ये 2 किलोमीटर है, इसका आधा 1 किलोमीटर होगा और उसका आधा 500 मीटर। आपने मेरा चेहरा 500 मीटर का बना रखा है, आधा किलोमीटर। बालक ने और छोटा सा बनाया। मैंने कहा यदि ये हमारा इतना है 500 मीटर, 250 मीटर, 100 मीटर, तो अब भी 100 मीटर का चेहरा है। तो बालक क्या कहेगा? ले नन्नू सा पॉइंट लगा के कहेगा बढ़िया जी हो, आप पॉइंट हो। देख मेरे बेटा, माउंट एवरेस्ट के सामने मैं एक पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं। माउंट एवरेस्ट यदि फ्रेम में बना हुआ है तो आप मेरा चेहरा नहीं बना सकते। यदि आप मेरा चेहरा बनाओगे तो भी आपको 500 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का बनाओगे। यानी माउंट एवरेस्ट के सामने मैं एक पॉइंट से ज्यादा कुछ भी नहीं, मैं हूं पॉइंट मास। अच्छा, दूसरा एटम। मान लो ये एटम है और आपने मेरा चेहरा बना दिया। जिसने समझना है वो तो समझ गया। अबे भैया, एटम का साइज एंगस्ट्रॉम का होता है। आपने मुझे दुगना बना दिया तो 2 एंगस्ट्रॉम का बना दिया, मैं 2 एंगस्ट्रॉम का हूं। आपने इतना बड़ा बना दिया तो मैं क्या 10 एंगस्ट्रॉम का हूं? इसमें मैं बन ही नहीं सकता, इसमें मैं इनफाइनाइट बिग ऑब्जेक्ट हूं। यानी मैं ही पॉइंट हूं, मैं ही इनफाइनाइट बिग हूं। डिपेंड करता है कि मेरी कंपैरिजन किससे हो रहा है, छोटा या बड़ा कुछ नहीं। सब दुनिया में कंपैरिजन है। मैं तुमसे पूछूं ये पेन छोटा है या बड़ा, मेरे सामने छोटा है, नीचे गिरा, चींटी मर गई, वो कहेगी इट वाज वेरी बिग। बात यह है तुलना किससे कर रहे हो। तो मेरे बेटा, माउंट एवरेस्ट के सामने मैं एक पॉइंट मास हूं, एटम के सामने मैं इनफाइनाइट बिग हूं, और चेयर के सामने ना मैं पॉइंट हूं ना इनफाइनाइट बिग हूं। यदि ये चेयर है और आपने मेरा साइज इतना बना दिया तो
ठीक है, चेयर की ऊंचाई लगभग 3 फीट के आसपास होती है, तो ये लगभग मेरा 1 फीट से थोड़ा कम बना दिया, इतना ही होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और फेयर बना लो। अब यहां से मैं जो सिखा चुका, इसका मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन भी पॉइंट मास हो सकती है। क्या ट्रेन का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है? तो मैंने क्या बताया था, रेक्टिलिनियर मोशन तो सिर्फ पॉइंट मासेस का होता है। रेक्टिलिनियर मोशन किसका होता है बेटा? सिर्फ पॉइंट मासेस का, सिर्फ पॉइंट मासेस का। तो क्या ट्रेन का मोशन रेक्टिलिनियर कहा जा सकता है? तो जवाब है डिपेंड करेगा ट्रेन जा कहां से कहां रही है। मतलब यदि ट्रेन बहुत दूर जा रही है तो हो सकता है ट्रेन एक पॉइंट हो, जैसे ये है मेरठ और ये है बॉम्बे। ट्रेन मेरठ से बॉम्बे जा रही है, 1200 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। अब बस 2 मिनट और लगेंगे, ये समझ जाओगे पॉइंट मास क्या होता है। 1200 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। मैंने कहा जरा इसमें ट्रेन बना, बच्चे ने कहा ले क्या बात कर दी, ये रही ट्रेन, ये इसका इंजन। समझ में आ गया? सर क्या मैंने सही बताया? नो सर, क्या गड़बड़ हो गई? यदि ये 1200 किलोमीटर है तो कम से कम 1/3 बना दिया, 400 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो सकती है क्या? सर छोटे बनाना बहुत। छोटे का मतलब मैं Point एक object. कहता हूं कि पॉइंट बनेगा। तुम कितना भी छोटा कर लो फिर भी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। सीधी सी बात है, मेरठ से बॉम्बे की डिस्टेंस के सामने ट्रेन का साइज कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? यस सर। तो ट्रेन एक पॉइंट है। अब देखो, मान लो बेटा मैं ट्रेन, मेरठ के अंदर ही 2 स्टेशन है, सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन। 2 रेलवे स्टेशन है, एक फौजियों का और एक आम लोगों का। इमेजिन करो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है। हो सकता है आप किसी और शहर में रहते हो, आप अपने शहर से कंपैरिजन कर लो, 2 किलोमीटर है। अब ट्रेन को मैं पॉइंट नहीं बना सकता, ट्रेन को अच्छा खासा बिग बनाना पड़ेगा। तुम जानते हो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, 700 मीटर और 1-1 किलोमीटर तक की होती है। तो यदि ये 2 किलोमीटर है तो हो सके ट्रेन इतनी बड़ी हो, देन इट इज नॉट अ पॉइंट। तो अभी तक आपने कौन कौन से मोशन समझे? रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और क्या आपने पढ़ा? ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। अब इसके बाद आता है रेक्टिलिनियर के बाद ऑस्किलेटरी मोशन। अगला मोशन है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन में इट इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। यदि कोई बॉडी पहले इधर जाए, फिर 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 इधर जाए, मीन ये कहलाएगी मीन पोजीशन, और ऐसा मोशन कहलाएगा ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर ही ऑस्किलेटरी मोशन है, अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। तो ऑस्किलेटरी मोशन एक पूरा अपने आप में अलग टॉपिक है। इस चैप्टर में कोई भी ऑस्किलेटरी का क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी रोटेटरी मोशन का न्यूमेरिकल नहीं होगा। इस चैप्टर में सिर्फ हमारी बात होगी लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन वगैरह से। अब मेरे बेटा यहां तक आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। ये बस सोचना रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई, अभी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत आगे तक जाएगी। अब मैं आपको आज तुम्हें मैंने बता दिया नया वीडियो नहीं दे रहा हूं, नया वीडियो नहीं दे रहा हूं। जिसने भी नहीं देखा तुरंत बैठ करके प्लेलिस्ट दोबारा से डाल रहा हूं। जिसने देख लिया भैया रिवाइज कर लो, जितनी बार पढ़ लो उतना फायदा है, भगा भगा के देख लो। सारे बच्चे उस वीडियो से जो पढ़े उसे ध्यान से रखना, क्योंकि कल का टॉपिक उससे आगे चलाऊंगा बेटा। नहीं तो फिर फायदा क्या है, यदि वही चीज वहां भी यहाँ भी, फिर तो हमारे सिलेबस की स्पीड बहुत डाउन हो जाएगी। तो इंतजार करूंगा कि कल को आप मेरे से कहें कि सर वो 4 वीडियो देख ली, और जो भी डाउट आए व्हाट्सएप पे पूछो। ये लिखा नंबर मेरा, व्हाट्सएप करो, तुरंत बताऊंगा। यदि मैं पढ़ा ना रहूंगा लाइव तो और भी बैचेस है ना, तो तुरंत बताऊंगा। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। सर ओके। Yes, sir. Thank you, sir.
ओके बेटा।